इश्यूज हम लोगों को अभी बहुत सारे हैं, लेकिन अपने लिए एक सही कॉम्बिनेशन को चुनने के लिए हमें अपनी बॉडी को एज इट इज समझना पड़ेगा। जैसा हम सब लोग जानते हैं, हर किसी की एक लिमिट होती है कि सप्लीमेंट ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 4 से 5 सप्लीमेंट्स को अपने लिए एफोर्ड कर सकता है। इससे ज्यादा वो सप्लीमेंट उसके लिए खाना भी मुश्किल होता है और उसकी कॉस्टिंग भी बियर करना आसान नहीं होती है। तो ऐसे में हम लोगों के लिए एक डिसीजन मेकिंग हो जाती है कि हम लोग कैसे अपने लिए बेस्ट 4 सप्लीमेंट्स का चुनाव करें। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बीमारी में है, सबसे पहले तो उसको अपने लिए कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, जिस क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन के बाद ही हम लोग अपने लिए बेस्ट 4 सप्लीमेंट का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग कॉलम वाइज खींच लीजिए, 5 कॉलम करीब आपका खींच लीजिए। सबसे पहला कॉलम का नाम लिखिए एज। सेकंड नंबर पे आप लिखिए सिम्टम्स। आपकी बॉडी में आपको क्या क्या सिम्टम्स इस वक्त में नजर आते हैं। ओके, क्योंकि सिम्टम्स पहचानने के लिए हर बॉडी के हर पर्सन के लिए एज वाइज उसको हर प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स होंगे। तो अपने सिम्टम्स हर व्यक्ति पहचान सकता है। स्पेशली किन सिम्टम्स का ध्यान देना है, सो बैक पेन, नेक पेन, लेग पेन और जॉइंट पेन, इससे रिगार्डिंग कोई इश्यू तो नहीं है। उसके बाद आपको नमनेस या टिंगलिंग का कोई सेंसेशन तो नहीं है। फिंगर्स में हो, स्पेशली हाथ की फिंगर्स में ज्यादा होता है, फिर भी पैर से लेके हाथ में आपको कहीं नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं है। ये 2 बेसिक सिम्टम्स पे आपको विशेष ध्यान देना है। ओके, एंड अभी हम लोगों का आगे जाके आ जाता है डिसीजेस, कि कोई भी पर्सन है उसको एग्जिस्टिंग डिसीजेस इस वक्त कौन कौन सी है। डिसीज में अगर आपका रेगुलर चेकअप नहीं हुआ है तो प्लीज आप अभी लेटेस्ट चेकअप द्वारा देखिए, और जिसके लिए मैंने बताया है केवल 1-2 टेस्ट पे आप फोकस करके नहीं देखिए, आप कंप्लीट एक एनुअल चेकअप ले लीजिए, जिसके अंदर मैं कई बार बता चुकी हूँ डायबिटीज, थायराइड, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये बेसिक वो टेस्ट हैं जो आपके लिए सही सप्लीमेंट्स का चुनाव कर पाएंगे, और सेफ्टी चेक भी इन्हीं टेस्टिंग रिपोर्ट्स के द्वारा होगा। जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं वो आपके लिए कितना सेफ रहेगा, उसकी चेकिंग भी इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर आप डिसाइड कर पाएंगे। इसके बाद 4th नंबर होगा अब हम लोगों का, जिसमें आ जाता है डेफिशिएंसीज, कि हम लोगों को एग्जैक्ट अभी कौन सी डेफिशिएंसीज है। इसका भी आप एक चेकअप ले लीजिए। इसमें बिल्कुल भी नहीं चूकिएगा। आप इसमें विटामिन डी, हीमोग्लोबिन, B12 ये और कैल्शियम अगर आप टेस्ट करा सको तो आपको जो डेक्सा स्कैन होता है एक्सरे मशीन द्वारा, आप उस पे इन्वेस्ट अगर कर सको तो आपको करंट स्टेटस पता चल जाएगा, जिससे आप अपनी बोन डेंसिटी के बारे में पता कर पाएंगे और फ्यूचर में फ्रैक्चर से अपने आप को बचा पाएंगे। बोन अच्छी रहे, हेल्दी रहे, उसके लिए एक राइट डिसीजन आप ले पाएंगे। तो अपने एनुअल चेकअप में 1 टाइम के लिए एक बार आप करा लीजिए। उसको आपको बार बार बहुत बार रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। ओनली आपकी करंट स्टेज आपको जानने के लिए इस वक्त आप करा लीजिएगा। इतना चेकअप आपका होना जरूरी है आपके एक सही कॉम्बिनेशन को बैठाने के लिए। जब आपके हाथ में ये पूरा कॉम्बिनेशन बन के आ जाएगा, इसके बाद आप अपने लिए सप्लीमेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे चेंज करेंगे, और उसके बाद आप सेफ्टी टेस्ट भी करेंगे। सेफ्टी टेस्ट माने आपके लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसका चुनाव आपने कर लिया हो और रिपोर्ट के माध्यम से पता चल रहा है कि वो आपके लिए सेफ नहीं था। इसकी हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं इन कॉम्बिनेशंस की, फिर भी आज प्रैक्टिकल बहुत सारे हम लोग एक्सपोजर करेंगे हम लोगों की टीम में ही, क्योंकि हम लोगों के जितने भी रेगुलर अभी मैंने वेल के सेशन लिए थे, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आपकी चेकअप के ऊपर दी है। कई लोग आपको ऐसा मिलेंगे, अरे हमें तो सप्लीमेंट देना है, हमारे से अगर हम बात करते हैं तो लोग तो चेकअप के लिए रेडी नहीं होते हैं और उनको लगता है कि ऐसे ही हमारे लिए कुछ बता दिया जाए। मैं आपको 2 केस हिस्ट्री ही अभी यहाँ पर बता रही हूँ, हमारी मीटिंग में प्रेजेंट कविता जी की और दूसरा शायद बिंदु जी की। अभी तक उन्होंने अपने चॉइस के जो भी सप्लीमेंट खाए होंगे वो उन्होंने खाया, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा टेस्टिंग का महत्व समझते हुए इस बार जब उन्होंने अपनी टेस्टिंग कराई तो कविता जी की जब पहले की 1 साल पहले की रिपोर्ट थी तो उसमें विटामिन डी उनका 14 था, और उसके बाद
उनकी कोई भी टेस्टिंग बीच में नहीं हुई थी, सप्लीमेंटेशन उनके जो चल रहे थे वो अपने मर्जी के हिसाब से खा रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जो अब विटामिन डी की दोबारा रिपोर्ट उन्होंने कराई तो वही विटामिन डी की रिपोर्ट आई थिंक 9 के आसपास उनकी आई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ने सप्लीमेंट खाए तो, पर हम लोगों की जो डेफिशिएंसी है वो तो और नीचे चली गई। उस आखिर में हम लोग को रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि कैल्शियम लेवल भी कम हो गया, इवन ब्लड में भी उनके कैल्शियम लेवल कम निकल के आया है। और बोन डेंसिटी वो चेक कराएंगे तो उसमें तो कम निकल के आएगा ही आएगा। ऐसी कंडीशन में उनको जब साल भर पहले दीवार से, उनका दरवाजा से नोज पे जरा सा हर्ट हुआ जिसकी वजह से उनकी नोज में भी फ्रैक्चर तक हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि आप सप्लीमेंट खा तो रहे हैं लेकिन आपको उसकी डेप्थ नहीं पता है, उसका लेवल नहीं पता है, और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में अगर नहीं पता है तो सब कुछ खाते हुए भी, पैसा खर्च करते हुए भी आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, और एग्जैक्टली आपको किस पर कितना काम करना है उसके बारे में भी नहीं मिल पाएगा। आप कैल्शियम खा रहे थे लेकिन उसको वन टाइम खा रहे थे, उसको प्रॉपर अब आपके लेवल पे अब आपको 1000 mg कैल्शियम पर कन्वर्ट करने की जरूरत है, जो कि आपको टेस्टिंग के माध्यम से ही पता चला कि मेरा कैल्शियम मुझे किस लेवल पे बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये टेस्टिंग नहीं होती तो आप और डाउन होते जाते और आपको जो बोन की समस्या है वो और आप उसके प्रोन होते जाते और सप्लीमेंट तो खाते रहते लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। अब क्या हुआ है, अब आपको बेसिकली डॉक्टर से जब आप मिल लिए और डेफिशिएंसी हद से ज़्यादा थी तो आपको उसके इंजेक्शंस भी लगना शुरू होंगे, आपके सैशेट भी शुरू होंगे, आपकी पर्टिकुलर डोज भी लगेगी, तब जाके आपका विटामिन डी का लेवल बाहर आएगा। फिर जाके आप बाद में सप्लीमेंट से उसको मेंटेन कर पाएंगे। बट इस स्टेज में या इससे पहले की भी आपकी जो स्टेज थी उसमें आपको उसी टाइम डॉक्टर कंसल्टेंसी की और चेकअप की जरूरत थी। इसी तरीके से बिंदु जी के केस में भी उन्होंने जब रेगुलर चेकअप लिया तो विटामिन B12 का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम निकला, 79 या 70 के आसपास आया। डॉक्टर ने उनसे कहा कि अगर आप 50 तक आपका विटामिन B12 का लेवल हो जाता तो आपके लिवर पे इसका इफेक्ट आ जाता, और जबकि वो भी सप्लीमेंट अपने मोदी केयर के कुछ ना कुछ जो उन्हें पसंद थे वो उन्होंने कंटिन्यू किए थे, बट उसका रिजल्ट उनको कैसे मिलेगा या उनकी कैसी रिक्वायरमेंट है वो बॉडी का चेकअप नहीं था, जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसी में कंटिन्यूस गए और अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले पाए। तो ये 2 केस तो मुझे पता ही है। बाकी अभी कविता जी ने अपनी पूरी फैमिली की चेकअप को इम्पोर्टेंस रखते हुए पूरी फैमिली का चेकअप कराया है, और किसी न किसी के चेकअप में कुछ ना कुछ निकल के भी जरूर आ रहा है। चाहे डायबिटीज डायग्नोज हुई है तो किसी को किडनी से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक चेकअप, हार्डली आपका 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा आता है अगर आप कंप्लीट एक चेकअप का पैकेज बना देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी से वेल अवेयर हो जाते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। हमारा काम है हम लोगों को अवेयर करें। सप्लीमेंट तो आगे पीछे वो लेंगे ही लेंगे और उनको उसके बारे में महत्व भी पता चल जाएगा, बट एज ए मोदी केयर कंसल्टेंट हम लोग खुद अपने चेकअप को कंप्लीट नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सप्लीमेंट खाते हुए भी डेफिशिएंसीज में जाते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान देना है। एक टेस्टिमोनियल हो रहा है अंजना अग्रवाल जी। हाँ, अंजना अग्रवाल जी, और इवन अभी और भी कोई मेरे साथ इस मीटिंग में अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता है जिन्होंने ये सीरियसनेस समझी है कि पूरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने एक ही चीज पे इम्पोर्टेंस दी है कि फर्स्ट योर चेकअप इज रिक्वायर्ड, आफ्टर दैट यू टेक द डिसीजंस। यस अंजना जी, शेयर योर टेस्टिमोनियल। मैम थैंक यू, आपकी ट्रेनिंग सेशन के बदौलत हम लोग ने टेस्ट कराए, कविता मैडम और मैंने साथ में कराए थे। Yes. और मुझे भी विटामिन डी की काफी डेफिशिएंसी आई है। यस, ओके। सो मैं यही कहूंगी कि ये जो डेफिशिएंसीज हैं ये बाद में जाके डिसीज का रूप लेती ही लेती हैं, और जिसमें से विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो कैल्शियम के डेफिशिएंसी में आगे जाके कन्वर्ट होती है। और कितनी खराब बात है ना कि हम लोगों का बोन स्ट्रक्चर जिस पे हम लोग खड़े हैं बाद में जाके वो इफेक्ट होता है, जबकि कहने को हम लोग सब कुछ खा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए उसमें हम लोग सही डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। इसलिए सबको चेकअप कराना आज की डेट में बहुत जरूरी है। जो लोग चेकअप कराने के लिए रेडी नहीं होते हैं आप उनको बस अवेयर करो, और आप ये देखो कि जब
पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी लोगों ने टेस्टिंग कराई उनके टेस्टिंग में कुछ ना कुछ निकल के आया। तो कितना सीरियस है टेस्टिंग कराना। और अगर हम लोग टेस्टिंग नहीं कराएंगे और सिर्फ अपने लिए ऐसे ही सप्लीमेंट लेंगे या किसी को भी ऐसे ही सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे तो क्या आपको उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट लाइफ टाइम में कभी भी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। वेलनेस कह के हम लोग खाते जरूर रहेंगे लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन आप कभी देख ही नहीं पाओगे। और हम लोग एज ए मोदी केयर वेल बीइंग कंसल्टेंट, हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोग बस सिर्फ अवेयर करें कि देखो टेस्टिंग में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, आप एनुअल का एक चेकअप ले लो, बस एक चेकअप स्टार्ट करो, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आपको जहां डॉक्टर के सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वहां डॉक्टर के इलाज से शुरू करें। मोदी केयर का सप्लीमेंट मेंटेनेंस के लिए जितना जरूरी है वो लें। साथ के साथ आपको आपके डिसीजेस का करंट स्टेटस पता चलेगा, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, आपका लिवर फंक्शनिंग, आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है, आपका किडनी में कुछ इश्यूज तो नहीं, यूरिक एसिड तो बढ़ा नहीं है। ये सब जब करेक्ट पिक्चर आपकी समझ में आएगी आपको, उसके बाद आप अपने लिए सप्लीमेंट चूज करेंगे, आपका हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगा, आप फिटनेस की तरफ जाएंगे। और अगर ऐसे ही स्टैंडर्ड तरीके से सप्लीमेंट रिकमेंड करते रहे कि डायबिटीज के लिए इतने सप्लीमेंट ले लेने चाहिए, बीपी के लिए इतने, थायराइड के लिए इतने, किडनी के लिए इतने, अगर इस तरीके का डिसीजन लिया, डेफिशिएंसीज को टेस्ट करके नहीं लिया तो रिजल्ट तो मिलना बहुत दूर की बात है, साथ में आपको जो बॉडी का लॉस कंटिन्यूस हो रहा होगा उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और कई तो डिसीजेस अब आपस में इतनी ज्यादा इंटरलिंक हैं कि उसमें आपको सप्लीमेंट सजेशन के लिए सेफ्टी इश्यूज भी आ जाते हैं। तो सभी से आपको अच्छी तरीके से अपने लिए सप्लीमेंट लेना है। तो हम लोग सप्लीमेंट क्यों लेने जा रहे हैं? हम लोग सप्लीमेंट इसलिए लेने नहीं जा रहे कि ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, हम सप्लीमेंट इसलिए लेने जा रहे हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी हो। और हेल्थ अच्छी होने के लिए आपकी करंट सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी है। ओके, कोई और है जो शेयर करना चाहता है आपका टेस्टिंग के बारे में? अगर आपने टेस्टिंग को सीरियसली लिया है तो उसके बाद आपकी पूरी पिक्चर चेंज हुई कि नहीं हुई? जो आप खा रहे थे उसके बाद अब जो खाना चाहिए। हमारे ग्रुप में विनीता मुखर्जी, उसकी टेस्टिंग भी मैंने कराई थी, अभी तक रिपोर्ट मेरे पास है। हाँ। उनको मैंने बताया नहीं है अभी, वो 35 ईयर के हैं, लेकिन उनके भी 3 मंथ की जो मैंने शुगर निकलवाई है उसमें उनको डायबिटीज आया है। आई है ना? अभी जस्ट हाँ। अभी जस्ट मेरे पास में रिपोर्ट आई है उनकी, हाँ, थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, और उनमें उनको डायबिटीज आया, विनीता मुखर्जी को। ठीक है कविता जी, आप ये बताइए आपकी टीम में कितने लोगों ने टेस्टिंग कराई? 8 लोगों ने करा ली। 8 लोगों ने टेस्टिंग कराई। इन 8 लोगों में से कितने लोगों को जो है डेफिशिएंसीज या डिसीज से रिगार्डिंग प्रॉब्लम निकल के आ गई? मैम सबको कुछ ना कुछ आई है। सबको कुछ ना कुछ आई है ना। और अगर ऐसे में हम लोग ऐसे ही सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें तो आप अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से क्या कहते हैं? सप्लीमेंट खा रहे थे, प्रोटीन क्रश, हाँ। जो उनको लेना ही नहीं था विनीता जो मुखर्जी उनको को। लेना ही नहीं चाहिए वो था। ले रहे थे वेट लॉस के लिए, ले रहे थे प्रोटीन क्रश, हाँ, जबकि डायबिटीज है तो उनको वो प्रोटीन क्रश नहीं लेना चाहिए था। जो विटामिन डी की जो थी वो उससे कवर नहीं होती। यस, वो तो मैंने लास्ट सेशनों में आप लोगों को बताया है कि विटामिन डी जब डेफिशिएंसी में आता है तो उसकी कितनी हाई डोज डॉक्टरों को देनी पड़ती है, जो कि हम लोग के सप्लीमेंट में नहीं होती है। दी है मुझे बोली, जो मेरा डॉक्टर ने गोली लिखी है वो 60 के यस, की दी तो है। या 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का जाके हफ्ते में एक बार जब वो देते हैं उसके बाद जाके विटामिन डी की डेफिशिएंसीज में कवरेज आता है। सेम अंजना जी को दिया विटामिन डी के, वो 4 गोली दिया उनको, इंजेक्शन दिया, और यही सेम मेरे को दिया। यस, सो अगर ये आप सोचिए, अगर ये चीज टाइम पर डायग्नोसिस नहीं होती तो क्या होता? बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है हड्डियों को। ऐसे ही मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि हम लोग जो भी सप्लीमेंटेशन खाते हैं वो हम लोग की वेल बीइंग के लिए खाते हैं, उसमें हम लोगों को डेफिशिएंसी एंड डिसीज का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग की बॉडी में कोई भी सिम्टम्स हम लोगों को जो दिखाई देते हैं उन्हें हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तुरंत हम लोगों का चेकअप जरूर करा के ले लेना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है सेफ्टी चेक। तो सेफ्टी चेक में क्या होता है कि जब आप डिसीज और डेफिशिएंसी दोनों के कॉम्बिनेशन को बना लें तो उसके बाद जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उसका आप सेफ्टी चेक कर लें। जैसे सुनंदा जी के केस में अगर हम लोग बात करें तो उनको ज्वाइंट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम थी, नी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको डायबिटीज नहीं थी।
जिसकी वजह से उनको जो सप्लीमेंट दिए गए उसमें ग्लूकोजामाइन जब ऐड किया तो कोई सेफ्टी का इश्यू नहीं आया, उनको हम लोग ग्लूकोजामाइन दे सके। लेकिन अगर यही कंडीशन किसी डायबिटिक पेशेंट की होती और उसको सिर्फ हम लोग अगर चेकअप में नहीं लेते, जैसे अभी कविता जी के मदर के केस में डायबिटीज निकल के आई है और उन्होंने बताया कि एक और चेकअप उन्होंने लिया उसमें डायबिटीज निकल के आई है, और मान लीजिए वही क्लाइंट आपके सामने आता और ये कहता कि मुझको तो नी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, ज्वाइंट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, आप मुझे सप्लीमेंट बता दीजिए। अगर वही सारे कॉमन सप्लीमेंट वो उसको भी दे देते तो डायबिटीज का लेवल और बढ़ जाता, क्योंकि ग्लूकोजामाइन डायबिटीज के केस में नहीं चलती है। इसलिए डेफिशिएंसीज को साथ में देखना, देन आपका डिसीजेस को साथ में देखना, दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद सेफ्टी चेक करना। जब आप ऐसा कर लेते हैं उसके बाद आप आंख बंद करके सप्लीमेंटों को चूज कर सकते हैं, और ऐसे में जो चूज किया हुआ सप्लीमेंट है वो आपको 100% रिजल्ट देगा। उसमें अब कोई चांस बचेगा ही नहीं कि वो आपको रिजल्ट ना दे। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया गया और आपने अपनी मर्जी से कुछ भी सप्लीमेंट कंटिन्यू ऐसा किया जो आपको करना नहीं चाहिए था, तो आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। ओके, जैसे अभी कविता जी की मदर को किडनी में भी कुछ इश्यूज दिखाई दिया है, यूरिक एसिड से रिगार्डिंग इश्यू दिखाई दिया है, उनको डायबिटीज लेवल भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में जो हम लोग के यहाँ डायबिटीज के लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें प्रोटीन पाउडर भी सजेस्ट करते हैं, नोनी भी सजेस्ट करते हैं, बाकी और जो सप्लीमेंट लगना चाहिए वो सजेस्ट करते हैं। बट सेफ्टी चेक में अगर हम लोग देखेंगे, अगर हमने क्योंकि एनुअल चेकअप में पूरा चेकअप ले लिया है, तो अब सेफ्टी चेक करते हुए हम लोगों को प्रोटीन भी हटाना पड़ेगा और नोनी भी हटाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में अगर हम ये लोग दोनों प्रोडक्ट केवल ये कह के दे दें कि अरे डायबिटीज के लिए देना है, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, फायदा होगा कि नुकसान हो जाएगा? डेफिनेटली नुकसान हो जाएगा। एसिड बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन उन्होंने देना। यस, तो कॉमन पैटर्न को लेके अगर हम लोग चलेंगे कि ये डिसीज है तो ये सब चीजें दे देनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में अगर पूरा आपने टेस्ट नहीं करा के लिया है तो आप नुकसान में भी जाओगे। ओके, सो अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई है हम लोगों को क्या क्या देखना है। एज देखना है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर सिम्टम देखना है, थर्ड नंबर पे डेफिशिएंसी टेस्ट करके लेना है, डिसीजेस टेस्ट करके लेना है, और फिर सेफ्टी चेक करना है। जब इन 5 क्राइटेरिया को हम लोग पूरी तरीके से पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग अपने लिए सप्लीमेंट निकालेंगे वही सप्लीमेंट्स हम लोगों के लिए बेस्ट सप्लीमेंट होंगे। अब आपको सप्लीमेंट चॉइस पर आना है ना, कि ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। अब आपको सप्लीमेंट्स के एक लिस्ट पूरी कवर करनी है जिससे आप सप्लीमेंट्स को भी समझ सके साथ में। तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट को पूरा करने वाले सप्लीमेंटों की एक लिस्ट बना लीजिए, एक कॉलम खींच लीजिए। ओके, सेकंड नंबर पे आप आयुर्वेदिक चॉइस जो हम लोग की वेलबीइंग चॉइस बोलते हैं, जिसको हम लोग कोई डेफिशिएंसी से जरूरी नहीं है लिंक करें, लेकिन वैसे ही वेलबीइंग के लिए अकॉर्डिंग टू एज या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ले सकते हैं, तो वो आयुर्वेदिक चॉइस का एक कॉलम बना लीजिए, या लाइफ स्टाइल चॉइस का भी आप उसका नाम दे सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे आप टारगेटेड चॉइस कर सकते हैं। टारगेटेड यानी पर्टिकुलर ये बीमारी है तो ये सप्लीमेंट तो लगना ही लगना है, ओनली बस हम लोग को सेफ्टी चेक कर लेना है। साथ में सेफ्टी चेक के बाद हम लोग इन तीनों में से अपने लिए कोई भी सप्लीमेंट है वो चूज कर पाएंगे। ओके, सो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट देने वाले कौन कौन से सप्लीमेंट होते हैं उन सबका नाम लिख लीजिए। आप ही लोग बताइए कौन कौन से होते हैं और नाम लिखते जाइए। मल्टीविटामिन, हाँ मल्टीविटामिन हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गए, एज अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्रोटीन हम लोग देख सकते हैं, कैल्शियम हो गया, फ्लैक्स ऑयल हो गया, क्रिल ऑयल हो गया, स्पिरुलिना हो गया, इंटेलेक्ट हो गया। इंटेलेक्ट में भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स रहता है ना, चेरी एक्सट्रैक्ट वगैरह के लिए हम लोगों का रहता है। ओके, आंवला हो गया, ये भी तो हम लोग के जितने भी विटामिन से रिगार्डिंग जो सप्लीमेंट्स हम लोग के पास हैं, ये सब हम लोग के माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से आ सकते हैं। तो आपको आपके माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट में जिन चीज़ों की ज़रूरत लगती है इसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में ये सप्लीमेंट्स को चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आयुर्वेदिक चॉइस। आयुर्वेदिक चॉइस हम लोग के पास और क्या क्या बचती है, कौन कौन से आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं हम लोग के पास, उनका नाम लिख लीजिए।
तुलसी, हल्दी, यस, तुलसी हो गया, तुलसी, हल्दी, हल्दी, अश्वगंधा, अश्वगंधा, एलोवेरा, ब्रह्मी, ब्राह्मी, गिलोय, गार्लिक पर्ल, च्यवनप्राश, ये पुदीना तुलसी, पुदीना तुलसी, अमृत शक्ति, है ना। देन गिलोय हो गया। ओके, सो ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये भी हम लोग अपनी नीड के हिसाब से इसको आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स की जब जिसको जैसी ज़रूरत लगेगी उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देना है, जब ज़रूरत माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की है यानी मिनरल विटामिन्स की है और प्रोटीन की है तो उसको आयुर्वेदिक पूरा नहीं कर पाएगा, और जहाँ ज़रूरत आयुर्वेदिक चॉइस की लगती है उसको मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरा नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दोनों डिफरेंट है। नोनी भी वेल बीइंग के सप्लीमेंट में ही आ जाता है, नोनी भी आप लिख सकते हैं। लेकिन एक जो चीज मैंने बताई जैसे B12 की कमी है तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसको हम लोग वेल बीइंग सप्लीमेंट से चूज करके पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग को वही सप्लीमेंट्स लगेंगे। ओके, सो इसलिए माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में मैं यही कहूंगी कि इसमें वो सप्लीमेंट डालिए जिसमें आप एग्जैक्ट अमाउंट से ये श्योर हो सके कि मुझे इससे इतना मिनरल, इतना विटामिन, इतना कैल्शियम मिल जाएगा और मेरी रिक्वायरमेंट डेली की RDA वैल्यू पूरे होगी जो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए, उनको आप माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में डालिए। बाकी आप सेकंड नंबर पे आयुर्वेदिक या लाइफ स्टाइल चॉइस में आप डाल सकते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है टारगेटेड, और टारगेटेड में हम लोग का चॉइस अगर हम लोग करें तो टारगेटेड में जैसे जॉइनीज हो गया, कार्डियो एक्टिव हो गया, ब्रेन एक्टिव हो गया हम लोग का, इवन डिटॉक्स भी जो है आप आयुर्वेदिक चॉइस में भी डाल सकते हैं या फिर टारगेट करके भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है आप किस कॉलम में आप उसको फिट करना चाहें। सो डिटॉक्स आप एक काम करो आयुर्वेदिक चॉइस में डाल दो, ये ऑलमोस्ट सबको दे सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है। शिलाजीत है, रेड कोरियन जिंक्सिंग है, ओके, नोनी, मैं इसको टारगेट चॉइस में देना ज़्यादा पसंद करूंगी कि मैं देख के उसको निकालूंगी और इन चीज़ों के साथ मुझे सेफ्टी चेक भी लगेगा। जो हम लोग के टारगेटेड चॉइस में मैंने जो सप्लीमेंट डाले हैं इनके साथ हमें सेफ्टी चेक भी लगेगा, यानी कि कौन सी कई बीमारियां ऐसी हैं ना जिसमें ये नहीं चलेगा, तो उस कंडीशन में हमें क्रॉस चेक करने की भी इनको जरूरत पड़ेगी। ओके, बीपी में कौन से नहीं चलते हैं, हाई बीपी में कौन से चल जाते हैं, वो इस तरीके से इन सप्लीमेंटों के साथ फ्लक्चुएशन होता है, इनके साथ में डू एंड डू नॉट की सिचुएशन ज़्यादा चलती है। ओके, सो ये आपने अपने हिसाब से आपका डिवीज़न ले लिया कि आपको क्या करना है। चलिए अभी हम लोग केस हिस्ट्रीज लिख लेते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे अपने लिए बेस्ट सप्लीमेंट। तो मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एज से। अगर किसी की एज 10 साल की है, आपको कोई बोले कि मुझको मेरे वेल बीइंग के लिए कोई सप्लीमेंट दे दीजिए, तो आप क्या दे सकते हैं? बस स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे दिया। अब साथ में कोई अगर बोले कि उसको इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, 10 साल का बच्चा है, इम्यूनिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो साथ में क्या दे सकते हैं? यस, च्यवनप्राश दे दीजिए। बीटा आंवला की जो टैबलेट है वो भी दे सकते हैं, जूस भी दे सकते हैं और च्यवनप्राश भी दे सकते हैं। ओके, सो कुछ हम लोगों ने आयुर्वेदिक रेंज से निकाल लिया और कुछ हम लोगों ने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट से निकाल लिया। तो हाँ जी, गिलोय दे सकते हैं। गिलोय भी आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा आज आप लोग कि गिलोय टारगेटेड लेके आप लोग चलना चाहते हो कि डेली वेल बीइंग के लिए हमेशा खाते रहना चाहते हो। मैंने जहाँ तक गिलोय की स्टडी की है वो टारगेट के एरिया में ठीक है। जैसे आपका जब आपको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, कोल्ड कफ से रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, या कोई अस्थमा का पेशेंट है, या लंग से रिगार्डिंग किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रखी है, तो उस कंडीशन में हम लोग गिलोय दे सकते हैं। बट जो बेसिक इम्यूनिटी बूस्टर हम लोगों के रहते हैं वो विटामिन सी बेस्ड, च्यवनप्राश बेस्ड, और गिलोय टारगेट करके आप ले सकते हैं। और गिलोय का भी टाइम पीरियड आप लोग आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर होते हैं, क्योंकि जो भी जिस फील्ड का डॉक्टर होता है
वो उसके बारे में बहुत अच्छी बताते हैं कि कितने टाइम पीरियड तक हम लोगों को लेना चाहिए। जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश के बारे में बताया गया है कि हम लोग का च्यवनप्राश 12 महीने कंटिन्यूस ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंवला की टेबलेट वगैरह ये भी आप कंटिन्यूस अगर ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गिलोय का कहीं ना कहीं टारगेटेड रोल है। अगर आपको लंग्स से रिगार्डिंग प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप गिलोय को लाइफ स्टाइल का पार्ट बना सकते हैं। अदरवाइज उसको एक आध महीना लिया छोड़ दिया, एक आध महीना लिया छोड़ दिया, वैसा भी कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी कोरोना के टाइम में गिलोय का बहुत ज़्यादा सेवन लोगों ने लिया, काफ़ी गिलोय उसके लिए यूज़फुल रहा। जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, लंग्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो वो उसे अपने लाइफ स्टाइल का भी पार्ट बना सकते हैं। बट स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? वेल बीइंग के प्रोडक्टों की, जहाँ से हम लोग को बेसिक लेवल पे ज़रूरत लगती है। ओके, सो अभी नेक्स्ट लेवल पे हम लोग और क्या कर सकते हैं? जैसे कोई, अगर मैं कहूँ कोई 18 साल की बच्ची है, टीनेजर है, और उसका जस्ट अभी पीरियड स्टार्ट भर हुआ है, उसको वेल बीइंग के लिए क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? 18 साल, फ्लेक्सीड ऑयल, कैल्शियम दे सकते हैं, और मल्टीविटामिन दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। सो फर्स्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट हम लोगों की होती है वो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट से ही स्टार्ट की जाती है। तो अगर आपके 4 सप्लीमेंटेशन यहाँ से, मान लीजिए कोई प्रोटीन भी ले रहा है, मल्टीविटामिन भी ले रहा, कैल्शियम भी ले रहा, फ्लैक्स भी ले रहा, तो उसके 4 अब पूरे हो गए। ओके, अब 5वां 6वां अगर आपको ऐड करना है तो आप आयुर्वेदिक सीरीज में से कुछ भी आपके टारगेट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको पूछती हूँ। 20 साल की कोई लेडी है, उसका पीरियड स्टार्ट हुआ है लेकिन वो इरेगुलर हो गया, इरेगुलर इन द सेंस डिलेड हो गया है, तब आप क्या सजेस्ट करेंगे? फ्लैक्स ऑयल और नोनी दे सकते हैं। यस, हम लोगों के नोनी को मैंने टारगेट में क्यों डाला है कि कहीं कहीं नोनी का रोल बहुत ही अच्छा है, और जिसमें जो जितने भी लोगों के डिलेड पीरियड हो जाते हैं उसमें नोनी का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चों के केस में किडनी के इश्यूज आना, यूरिक एसिड बढ़ा होना कमी होता है, उन लोगों के ज़्यादा चांसेस बड़े होते हैं यूरिक एसिड का बढ़ना या किडनी का में इश्यू आना, जिनको डायबिटीज़ एक तो पुरानी अगर होती जा रही है, वो अनकंट्रोल रखते हैं, तो उन केसेस में उनके बड़े होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ थोड़ा टेंशन रहती है। अदरवाइज स्टार्टिंग लेवल पे उतना टेंशन लेने की बात नहीं होती है। तो नोनी आपको पीरियड इश्यूज में, जितने भी लोग के डिलेड पीरियड हैं उनमें आप नोनी जरूर ऐड कीजिए, वो आपकी टारगेटेड में आ जाएगा। और प्लांट प्रोटीन आप जरूर ऐड कीजिए। प्लांट प्रोटीन से आपको उसमें एस्ट्रोजन बढ़ाने में मदद मिलती है, जिसकी कमी से उनको डिलेड पीरियड होना चालू होते हैं, आपको यहाँ मदद मिलती है। बाकी मल्टीविटामिन, कैल्शियम एंड फ्लैक्स ऑयल, ये आपके बेसिक हार्मोन लेवल को बैलेंस रखने में, जो हम लोगों ने बोला कि अगर स्टार्ट भर हुए तो भी हम लोग ये ले सकते हैं, तो बेसिक लेवल पर आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ये 3 तो सप्लीमेंट दे ही दिए जाते हैं। ओके, एडिशनल में प्लांट प्रोटीन एंड नोनी, ये आप जरूर कर दीजिए, तो आपके बेस्ट 5 सप्लीमेंट निकल के आ गए जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे। ओके, अब हम लोग अगले केस हिस्ट्री में आ जाते हैं। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, ओके, एंड साथ में थायराइड भी है, तो आप उसको कैसे सप्लीमेंटेशन रिकमेंड करेंगे? विटामिन, कैल्शियम, ये दो प्रोडक्ट तो जाएंगे ही जाएंगे मैम। मल्टीविटामिन, कैल्शियम, तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स में हो गए। और टारगेट रिपोर्ट में जिंक्सिंग 2 मंथ के लिए स्टार्टिंग में जिंक्सिंग, यस, जिंक्सिंग दे सकते हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा एंड जिंक्सिंग आर ऑलमोस्ट सेम। अश्वगंधा उसका लोअर वर्जन है और जिंक्सिंग उसका हायर वर्जन है। ओके, सो वो भी जिंक्सिंग ही होता है। अश्वगंधा भी जिंक्सिंग होता है, और जिंक्सिंग जो रेड कोरियन जिंक्सिंग है वो 6 ईयर ओल्ड कंप्रेस हम लोग का रूट होता है। बस जो डोज नहीं बोलते हैं, हायर वर्जन या हायर डोज में, तो जिंक्सिंग इज मोर पावरफुल देन अश्वगंधा, ये चीज हम लोगों की हो जाती है। और हम लोग इनमें से कोई भी, दोनों को फ्लेक्स हो जाएगा। हाँ, फ्लेक्स ऑयल चल जाता है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उसमें अगर डॉक्टर जो है कई बार तो बोलते हैं आप ले सकते हैं, कई डॉक्टर बोलते हैं कि फ्लैक्सीड ऑयल नहीं ले सकते हैं, तो थायराइड के केस में फ्लैक्सीड ऑयल का सजेशन डॉक्टर से पूछ के लेना है।
बाकी आपका मल्टीविटामिन चल जाएगा, कैल्शियम चल जाएगा। अश्वगंधा या रेड कोरियन जिंक्सिंग में फॉर द पीरियड ऑफ टाइम बीइंग, जैसे हम लोग बोलते हैं मसल टायर्डनेस बहुत होती है, उसमें काफ़ी जो और अदर इश्यूज होते हैं आपकी मेडिसिन से रिगार्डिंग या डिसीज से रिगार्डिंग, तो उसमें हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए जिंक्सिंग और अश्वगंधा ये भी अच्छा रोल अदा करते हैं। और अगर यूरिक एसिड वगैरह नहीं बढ़ा हुआ है, सब सही है, तो अपन नोनी दे सकते हैं साथ में। हाँ, बस नूनी का एक ही चीज है, अगर आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ है, किडनी इश्यूज नहीं है, पोटेशियम का लेवल नहीं बढ़ा हुआ है, अगर ये तीनों चीज आपकी ठीक है तो आप नूनी आँख बंद करके दे सकते हैं। इंटेलेक्ट दे सकते हैं क्या? हाँ, इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्ट एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जिसे हम लोग लाइफ स्टाइल सप्लीमेंट का पार्ट बना सकते हैं, और इंटेलेक्ट हर किसी को दे सकते हैं। इवन बच्चों के केस में भी इंटेलेक्ट चलता है, और इंटेलेक्ट एक अलग ही सप्लीमेंट है जो हम लोगों की बॉडी में काफी रीजेनुएटिंग प्रॉपर्टी रखता है। और इंटेलेक्ट में क्योंकि पाइन बार्क जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसका मेन रोल है। चेरी एक्सट्रैक्ट तो विटामिन सी के लिए है ही है, साथ में जो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, ये आज के आप लोग होमवर्क में लिख लीजिएगा, बेनिफिट ऑफ पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। तो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट में सेल को रीजेनुएट करने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्ट हर केस में, अगर आप कोई भी सीरियस केस है, अगर आप साथ में इंटेलेक्ट भी ऐड कर दोगे तो उसके रिजल्ट आपको बॉडी में अच्छे ही आएंगे। चाहे फिर आपका हेयर फॉल हो, चाहे आपका स्किन रिगार्डिंग कोई इश्यू हो, चाहे आपकी कोई मेडिसिन चल रही हो लाइफ स्टाइल से रिगार्डिंग, अगर आप सप्लीमेंटेशन में इंटेलेक्ट अगर बियर कर सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग अगर आप वो साथ में ले लेंगे तो इंटेलेक्ट के साथ रिजल्ट तो और अच्छे हो जाते हैं। इंटेलेक्ट के तो मुझ पे बहुत सारे केस हिस्ट्रीज हैं। हाँ काम करता है डीएनए पे। हाँ, डीएनए वही जो सबसे सूक्ष्म कोशिका है हम लोगों की बॉडी, डीएनए जिससे बॉडी मिलके बनी हुई है, उसको रिजेनुएट करने के लिए इंटेलेक्ट काम करता है। और इंटेलेक्ट किसी में भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है उसकी एज की। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, पूछिए मनीषा जी। देखिए, एक केस आया था, मेरे पास 4.5 साल का बच्चा है, उसके मतलब नसें भी के, एक को सुनने की शक्ति नहीं है, कम है, तो एक कान की मशीन उन्होंने लगा ली है। तो वही मैंने उनसे पूछा, उनको क्या मैंने इंटेलेक्ट वैसे सजेस्ट किया, दिया नहीं है, दीजिए, इंटेलेक्ट दे सकते हैं? मैं आपको इंटेलेक्ट की केस हिस्ट्रीज बताती हूँ। इंटेलेक्ट आप उनको दीजिए, और साथ में उनका स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो है वो आप दे दीजिए। बच्चा है अगर छोटा तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप दीजिए, उससे उनको जो इम्प्रूवमेंट आना होगा वो बेस्ट टू बेस्ट ही होगा। हमारे यहाँ इंटेलेक्ट की केस हिस्ट्री में है कि मेरा खुद के केस हिस्ट्री से मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, करीब हो गया 8 साल हो चुका एक्सीडेंट के, जिसमें मेरा ये पूरा सर का जो हिस्सा था वो इतना बुरी तरीके से हर्ट हुआ था एक्टिवा से कि वो पूरा ऐसे फूल गया था, पपीते जैसा मेरा सर ऑन द स्पॉट एक्सीडेंटल एरिया पे फूल गया था। फिर मैं 2 दिन आईसीयू में एडमिट रही, जिसमें यही देखा गया है कि कोई ब्रेन की कोई नस तो डैमेज नहीं हुई। ब्रेन की मेरी कोई नस डैमेज नहीं हुई थी। हमें हाँ, क्या हुआ? आवाज आ रही है ना? हाँ, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं आपको इंटेलेक्ट की कुछ केस हिस्ट्रीज बता दूं ना, चलेगा ना? यस, ओके। सो मेरे सर में जो चोट आई थी एक्सीडेंट में, उसकी वजह से मेरा सर जो है वो पपीते की तरह पूरा फूल गया था, और उसमें मुझे 2 दिन आईसीयू में एडमिट रखा था कि ऑब्जर्वेशन देखने के लिए कि कोई अंदर इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो गया है। और मुझे कंटिन्यूस चक्कर आ रहे थे, उल्टी जैसा मुझे महसूस हो रहा था, जो कि एक सिम्टम था कि कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज तो दे दिया था, कुछ सीरियस बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं हुआ था, लेकिन पूरा 2 साल तक मैं डॉक्टरों के चक्कर काटती रही थी, क्योंकि मैं नीचे देखती थी तो मेरा को ऐसा लगता था मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहा है। मैं ऊपर की तरफ देखती थी तो मुझे लगता था मुझे चक्कर आ रहा है, और ब्रेन में पूरे टाइम मुझे ऐसा लगता था कुछ हिल रहा है, हिलने जैसी मुझे फीलिंग रहती थी, और दर्द भी रहता था। और जैसा ही मौसम चेंज होगा, जरा भी आपका सर्दी गर्मी अगर कुछ बढ़ी तो आपका जो इधर पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना चालू हो जाता था। ये सब मेरे संग कंटिन्यूस चलता था। मैं न्यूरोलॉजिस्ट अच्छे से अच्छे चेंज करती रहती थी,
दवाइयाँ खाती थी ब्रेन की तो पूरे टाइम सोती ही रहती थी, नींद भी बहुत ज़्यादा आती थी और मुझे कुछ खास इम्प्रूवमेंट दवाइयों से नहीं था, क्योंकि केवल ब्रेन को शांत करने वाली और पेन किलर ही मुझे दी जाती थी। और हर बार डॉक्टर बदलो तो एमआरआई हर बार जाके नया कराना पड़ता था ब्रेन का, और फिर एमआरआई करा के जाओ, फिर वो बताते थे अंदर कुछ नहीं है, दोबारा चेक करते थे, बोलते थे कि चोट कितनी भी पुरानी हो कभी भी ब्लीड हो सकता है तो आपको एमआरआई कराना ही है, फिर सिम्टम्स देखते थे। ऐसे करके मेरा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी। इंटेलेक्ट तब लॉन्च भर हुआ था और मैंने 3 महीना लगातार इंटेलेक्ट खाया। उसके बाद इंटेलेक्ट साल भर हो गया मुझे, मैंने 3 महीने के बाद मैंने नहीं खाया था, 3 महीने का मिनिमम कोर्स कर लिया था। साल भर तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई और उसका जो रिजल्ट था वो मुझे 1 मंथ के अंदर मिलना शुरू हो गया। जो मेरे सिम्टम्स किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहे थे वो मेरे इंटेलेक्ट से ठीक होने लगे। यानी जो डीएनए रिपेयर करने का जो उसने काम करना था इतना अच्छा किया कि मुझे उससे सबसे ज़्यादा आराम आया। सेम जैसा मेरे साथ हुआ ऐसे ही मेरी सिस्टर है, वो 2 व्हीलर से गिर गई थी, उसको भी इसी तरह से चोट आई थी, सेम कंडीशन उसकी भी वैसे ही चल रही थी। मैंने उसको तुरंत इंटेलेक्ट भेजा, मैंने कहा दीदी कुछ हो या ना हो तुम इसको 3 महीना खा लेना। उसने 3 महीना खाया, उसका भी सेम एक्सपीरियंस यही रहा कि साल हो गया 2 साल हो गया, उसको ब्रेन की जो चोट थी वो दोबारा उखड़ के नहीं रही। इसी तरीके से जितने लोगों को पैरालाइज के अटैक पड़ते हैं, जितने लोगों को ब्रेन से रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा आप टेंस रहते हैं, ओवर एक्सर्टेड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, आप इंटेलेक्ट चालू कीजिए, आपको इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और ब्रेन के लिए जैसे ब्रेन एक्टिव तो अब लॉन्च हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बट मेरे पास उसका ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, मेरे पास इंटेलेक्ट के ही बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं। फिर जितने भी लोग चंचल होते हैं ना बच्चे, इतने सारे मेरे पास केस स्टडीज़ थे मेरी टीम में, पूरी तरह मेंटली रिटायर्ड नहीं थे, उनको सब कुछ समझ में आता था, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, बट ब्रेन पे उन्हें कंट्रोल नहीं था, वो एक जगह बैठ के कंटिन्यूस पढ़ते नहीं थे, उनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी और बहुत ही ज़्यादा चंचल थे, उछल कूद पूरे टाइम करते रहते थे। तो उनसे रिगार्डिंग जितने भी हम लोगों के यहाँ बच्चे थे उनमें जब इंटेलेक्ट दिया गया उन सब में इम्प्रूवमेंट आया और इतना इंटेलेक्ट सेल होता था, इतना इंटेलेक्ट मेरे टीम में सेल होता था, क्योंकि केस हिस्ट्री पे केस हिस्ट्री हम लोगों के साथ आती जा रही थी कि अरे इसको फ़ायदा हुआ, यहाँ बच्चों को फ़ायदा हुआ, यहाँ हम लोगों के उसमें फ़ायदा हुआ। इवन जितने भी लोग स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जीते हैं, स्ट्रेस की वजह से जितने लोगों को भी हार्मोनल इश्यूज़ या डायबिटीज़, थायराइड, स्ट्रेस के वजह से उनको रहता था, तो स्ट्रेस में भी इंटेलेक्ट का काफ़ी अच्छे टेस्टिमोनियल हमारे टीम के अंदर है। ओके, सो ये मुझे सब इंटेलेक्ट के बारे में बताना था। अभी आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। बताया ना वैसे सिम्टम्स मुझे स्वयं वैसे ही है, कंटिन्यूस वाइब्रेशन जैसा फील होता रहता है, झुको तो यूं लगता है कि अभी वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, जैसे ही झुक के खड़े हो तो चक्कर से आने लगते हैं। हाँ। पर मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, पर सारे जैसे आप बता रहे हो ना उसी तरह के आते हैं। राजश्री, आपका B12 चेक करा लिया था आपने? तो अब कल आ जाएगी। तो आपके ब्रेन एक्टिविटी से रिगार्डिंग जो भी इश्यूज होते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ कोई चोट लगी हो जिससे आपके ब्रेन फंक्शनिंग में कुछ इश्यूज आए हो, जिससे आपको चक्कर आना हो रहा है, ऊपर देखने नीचे देखने में परेशानी हो रही है, या फिर कोई नर्व डैमेज होना स्टार्ट कर देती है जिसमें आपको नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ब्रेन के रिगार्डिंग कोई इश्यू हो या फिर B12 की कमी होना चालू हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में आपको सिम्टम्स सेम आएंगे। मैंने 1 साल पहले जैसे हम लोग जुम्बा क्लास जाते थे उस टाइम मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल ज्यादा है, तो वो मुझे डायरेक्ट खड़े हुए चक्रासन करना सिखा रहे थे। उस टाइम मैं थोड़ा स्लिप हो गई थी, उस टाइम पेन बहुत बढ़ गया, तब टेस्ट करवाया तो उसमें सर्वाइकल बताया डॉक्टर ने कि सर्वाइकल। हाँ। पर उसके बाद जो कंटिन्यू मेडिसिन चलनी चाहिए, पर डॉक्टर का कहना है ये तो मेडिसिन सिर्फ पेन किलर है। यस, तो ये चीज़ें हमने पहले ही बताया कि बॉडी फिटनेस को देखते हुए हम लोग को चीज़ों को चूज़ करना चाहिए, नहीं तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब सर्वाइकल का या स्पॉन्डिलाइटिस का या फिर आपका साइटिका पेन का, इन सब के अगर कोई चीज़ देखें तो जो इलाज है वो आखिर में यही है, सिटिंग पोस्चर को सही करना, आपके जो वॉचिंग स्क्रीन का टाइमिंग है उसको सही करना, जो ये आई का
ईयर का और जो शोल्डर का एंगल है ये सही रखना, आर्म रिलैक्स रखना, और आपके गर्दन की एक्सरसाइज, आपके बैक की एक्सरसाइज, आपके पैर की एक्सरसाइज, जो जॉइंट से रिगार्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, यही इसका इलाज है। बाकी डेफिशिएंसीज आपको अगर इसके साथ में विटामिन डी, हीमोग्लोबिन, B12 या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उन डेफिशिएंसी को तुरंत आपको सबसे पहले सही करना है। तभी आप अपने स्पॉन्डिलाइटिस से, सर्वाइकल से, स्लिप डिस्क से और साइटिका से, ये सब कनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, इनसे आप तभी जीत पाओगे। मनीषा मैम के क्वेश्चन में एक और ऐड करना चाहूंगी, वो मेरी भी सिस्टर, उसका हीमोग्लोबिन भी 7 आया है उसी बेबी का। अच्छा। तो हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो थोड़ा सा मैडम से पता क्या खिला सकते हैं उसको हीमोग्लोबिन? देखिए शीतल जी, हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमो प्लस ग्लोबिन होता है। हीमो प्लस ग्लोबिन का मतलब हो जाता है कि हम लोग को आयरन को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटीन की प्रेजेंस जरूरी होती है। जितने बच्चे प्रोटीन डाइट को ठीक से नहीं लेते हैं और जितने लोग हम लोगों के जो नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको भी ठीक से नहीं खाते हैं, उन कंडीशनों में हीमोग्लोबिन का ड्रॉप होना जायज़ है। किसी का भी हीमोग्लोबिन इतना कम हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन के लिए आपको प्रोटीन की डाइट बढ़ानी पड़ेगी और आपके खाने के इंटेक में विटामिन सी का भी डाइट बढ़ाना है, और हीमोग्लोबिन जिन चीज़ों में अवेलेबल होता है उनकी डाइट भी आपको बढ़ानी है। तो ये एक तो रहे डाइट का पार्ट। सेकंड में अगर आप सप्लीमेंटेशन चालू करें तो सेम उसके रिगार्डिंग आप उसमें जो चालू कर सकते हैं वो हो गया हम लोगों का, एक तो प्रोटीन पाउडर हो गया। एज के हिसाब से, एज उनकी 7 साल है, 7 साल है तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ही दे सकते हैं, और आप साथ में ऐड करना चाहें तो स्पिरुलिना ऐड कर सकते हैं। लेकिन खाने पीने का विशेष ध्यान आपको रखना है, और फिर उसको वॉच कीजिए कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ भी रहा है कि नहीं है तो फिर डॉक्टर दवाई देंगे हीमोग्लोबिन बढ़ाने। मनीषा जी, सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज़ लिमिट से बहुत कम है तो डॉक्टर की जो दवा चल रही है पहली मदद तो वही करेगी, क्योंकि अगर लिमिट से बहुत कम है तो वहीं से काम होगा। सप्लीमेंटेशन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर और स्पिरुलिना बच्चों के लिए ऐड कर सकते हो, और वेलबींग के लिए च्यवनप्राश ऐड कर सकते हो। इससे ज़्यादा अभी हम लोग वहाँ सप्लीमेंटेशन ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जो बेसिक डाइट है उसमें प्रोटीन का, मिनरल, विटामिन को बढ़ाते ही, आपने जैसे बताया मनीषा जी कि उसकी डाइट में ये चीज़ है ही नहीं, वो ये चीज़ खाती ही नहीं, तो आप रीज़न समझ लो कि उसका रीज़न क्या है। और जब तक आप उसे इम्प्रूव नहीं करोगे तो उसके लिए सिचुएशन वर्स्ट ही होती जाएगी। फिर डॉक्टर देंगे भी, क्योंकि क्या होता है इन चीज़ों, आप लोगों ने भी अगर महसूस किया होगा कि अगर आयरन बढ़ाने के लिए सप्लीमेंटेशन डॉक्टर जो लिखते हैं उनकी जो डोज होती है वो काफ़ी हाई होती है नॉर्मल हम लोग के सप्लीमेंटेशन से, तो स्टमक अपसेट होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चालू होती है, स्टूल ब्लैक होना चालू हो जाता है। तो वो सब भी चीज़ें हम लोग तो नहीं चाहेंगे ना कि हम लोगों को हर बार दवाइयों की ज़रूरत पड़े। इसी तरह आप लोग जब B12 के इंजेक्शंस लगवा रहे होंगे, दवाइयाँ खा रहे होंगे, आप लोग आपके टेस्ट में महसूस कर सकते हो, वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, आपका सेंसेशन रहे, आपको नहीं उतना अच्छा फील हो जो आपको पहले होता था। तो कोई भी चीज़ों की जब हाई डोज चालू होती है डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए, तो बॉडी के अदर सिम्टम्स भी चालू होते हैं। तो बेटर क्या है, जब हम लोग को बेसिक ज़रूरत है तो हम लोग दवाई के फॉर्म में लें। सप्लीमेंटेशन में जो हम लोग ले सकते हैं वो हम लोग सप्लीमेंटेशन में साथ में ले लें, लेकिन बेसिक इम्प्रूवमेंट आपको आपकी डाइट में ही करना है, बिकॉज उसी वजह से हो रहा है। और यहाँ तो आप लोग ये समझ सकते हो ना मैं कितनी सीरियस होती हूँ हमेशा खाने के लिए, डाइट के लिए, कि आप लोग हालत आज की डेट में, हम लोग लास्ट टाइम में सब पूछे थे ना, क्या बच्चों का भी चेकअप जरूरी है, क्या मेल्स का भी चेकअप जरूरी है। आप देखो ना क्या हालत हो रही है। स्कूल में जब हेल्थ सर्वे किए जाते हैं और जब टेस्टिंग की जाती है तो आज अगर आप देखेंगे या तो बच्चे अंडर वेट है या बच्चे ओवर वेट है। मिडिल एक्टिव और हेल्दी बच्चे तो अभी आज की डेट में है ही बहुत कम। और इन दोनों ही कंडीशन में आप देखोगे बड़ों को जितनी डिसीज निकल के आ रही हैं, बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी और डिसीज का रेशियो उससे डबल ही हो चुका है। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बचता आज की डेट में कि क्या बच्चों का भी चेकअप कराना है। आप देखो ना, आपके 2.5 साल के बच्चे, आपके 7 साल के बच्चों का जब ये कंडीशन हो सकता है तो किसका क्या कंडीशन हो सकता है।
और मैं तो जब बच्चों का जब भी स्किन का हेयर का कराते हैं और बच्चों को लेके तो सब लोग सबसे पहले परेशान होते हैं, तो डॉक्टर के भी चक्कर काट के आते ही हैं। तो सब लोग जब सबसे पहले हमसे बच्चों का कोई भी काउंसलिंग करते हैं और हम देख लेते हैं एक बार डॉक्टर के पास भी वो होके आया और उनको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो हम तो सारा ही चेकअप लेते ही लेते हैं। और ज़रूरी है, सबके एज में चेकअप जरूरी है। अरे क्या है, हम लोगों का साल भर के लिए जो कपड़े खरीदते हैं 2-2.5-3 हज़ार का, उस साल के लिए कपड़े नहीं खरीदेंगे, शरीर के लिए क्या लगना है वो पता कर लेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि इन चेकअप के लिए आपको बहुत सारा एफर्ट देना पड़ेगा। आपका जो 2 बॉटल सैंपल अगर वो लेता है तो 4 सैंपल निकाल लेगा सेमी टेस्टिंग में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं। अरे इतने सारे चेकअप क्या, एक बार आप लिखोगे तो आपका जो सैंपल में बॉटल निकला उसी से सारा हो जाएगा, आपको बार बार टेस्टिंग के लिए टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम।